हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा बसता बिल्कुल बेटा, चार टॉपिक बचते हैं छोटे छोटे। ये चार टॉपिक बेटा कल जो करे थे दो बड़े टॉपिक उनके इक्विवेलेंट हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बड़े टॉपिक थे। आज बेटा हमने फॉरेन ट्रेड की बात करनी है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, डेमोग्राफिक प्रोफाइल की, इंफ्रा की। चार छोटी छोटी सी बातें, चैप्टर खत्म होने को है। ठीक है जी। बेटा कल नहीं आनी चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत करो। ठीक है ना, पढ़ने में थोड़ा टाइम कम लगाओ। कल नहीं आएगी, अभी खत्म करने हैं, आज ही खत्म करना है। कल आएंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू करेंगे इसके। ठीक है जी। और बेटा जैसे ही एक दो दिन और लगाएंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन में, उसके बाद फिर वापस सुन लेंगे, एक यूनिट मैक्रो भी करके आएंगे। ठीक है जी। इससे बेटा बिल्कुल बोरियत नहीं आएगी और पढ़ाई सही बनी रहेगी। बिल्कुल मेरा मेरा तो मानना ही है। ठीक है जी। चलो बाबू, फॉरेन ट्रेड पढ़ना शुरू कर रहे हैं, फटाफट से पढ़ेंगे, इतनी बात। ठीक है, आपने कह दिया कर दिया उसमें। बेटा बाहर जाके पढ़ोगे फिर अब इसके बाद। बस ये और यहां तक, लास्ट पैराग्राफ। आवाज चेंज हो गई अंकल की। मतलब उस आवाज में थोड़ा जोर नहीं आ रहा, अब आवाज चेंज करके देखिए। दो तो तीन छोटे छोटे से मुद्दे हैं, अगर आपने पढ़ा हो फॉरेन ट्रेड में, है सब कुछ एनसीईआरटी से पढ़ने लायक और बहुत बढ़िया लिखते भी हैं ये। तो वो सब सामने देख रहे हैं। एक है, मतलब इसको हम पैराग्राफ वाइज में लिखकर, पेपर में भी आए तो कोशिश करना हेडिंग वाइज लिखो। टीचर का इंटरेस्ट थोड़ा तो बनाओ यार, आईडी वैसे इतनी बोरिंग है। ठीक है ना, अब ये क्या और सीधा का सीधा लिखते चले जा रहे हो भाई, कोई नहीं पढ़ेगा। कोशिश करो हेडिंग वाइज नहीं तो पॉइंट वाइज, कैसे तो अच्छे से लिखो। ठीक है जी। तो मैंने तीन हेडिंग बनाई हुई है नोट्स में। सबसे पहली हेडिंग बनाई हुई है बेटा, इंडिया विल बिकम द प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और नाम भी आए, अच्छे खासे नाम आए। क्या क्या इंपोर्ट करते थे हम और क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे? बेटा एक्सपोर्ट्स में हम रॉ मटेरियल तो एक्सपोर्ट करते ही करते थे, जो इंडिकेट करता था कि हमारी कॉम्पोजिशन बहुत बैकवर्ड है। सर अगर आपका फॉरेन ट्रेड की कॉम्पोजिशन अगर ऐसी हो ना कि आप उठाकर अपने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करे जा रहे हो और इंपोर्ट करे जा रहे हो फिनिश्ड गुड्स, तो सर कोई भी देश आपको बता देगा कि पागल हो तुम, आपकी कॉम्पोजिशन ही बेकार है, आपको ट्रेड करना ही नहीं आया आज तक। तो सर इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा था, नाम बता दो कुछ एक। रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। इंपोर्ट क्या कर रहे थे यार? रॉ सिल्क एक्सपोर्ट करते थे, सिल्क इंपोर्ट कर लेते थे। कॉटन और वूल एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन एंड वुलन क्लॉथ इंपोर्ट कर लेते थे। कैपिटल गुड्स तो हम वैसे ही इंपोर्ट करते थे, ये सब कुछ हम इंपोर्ट करते थे। समझ में आ रही है एक बात? कहां से उठाई? सारी एनसीईआरटी से उठाई मैंने तो बात। ठीक है ना। दूसरी बात, एक और बात आई है अगर आपने ध्यान दिया हो बेटा, सरप्लस ट्रेड था, बट दिस सरप्लस ट्रेड इज ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। सुन लो बेटा मैं क्या कहूंगा इसमें। बेटा ये बड़ा सरप्राइज की बात है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड उस टाइम पर पॉजिटिव था। और आपको बता देता हूं, इंडिपेंडेंस के बाद दोबारा कभी नहीं हुआ।
हमारा बीओटी फेवरेबल था। अगर आपने थोड़ी बहुत मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो बीओटी का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इट इज फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब समझ गए होंगे समझदार बच्चे, ठीक है ना, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ज्यादा थे इंपोर्ट्स से, यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा था सर, तभी आ रहा था बस, उसके बाद कभी नहीं आया। जब तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया तभी तक फेवरेबल आया। क्यों? सारा तो रॉ मटेरियल देश का उठा के भेज जा रहे थे आप, एक्सपोर्ट इतना हो जाता था, इंपोर्ट कम होता था, तो बीओटी फेवरेबल बना रहता था सर। लेकिन इस फेवरेबल बना रहने का फायदा इंडिया को एक पैनी भी नहीं हुआ, इंडिया को नहीं था इसका फायदा बेटा। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जितना भी सरप्लस होता था उसका सारा फायदा दो जगह पर इस्तेमाल करती थी। एक तो बेटा अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, भाई जगह जगह पे उन्होंने उठा के अपनी अपनी गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे बिठा रखे थे। एक तो उनके खर्चे करने सारे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस करने सारे। दूसरा, वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना दूसरे देशों के ऊपर बहुत रूल किया है, और आप समझ लो बेटा, एक साल अगर एक वॉर चल जाती है ना तो कितना उस इकोनॉमी को नुकसान होता है यार, ये बियॉन्ड कैलकुलेशन है, ठीक है ना। रशिया यूक्रेन वॉर जो है बेटा, अभी अंदाजा लग रहा है कि 15 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब समझो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पर कितनी वॉर लड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सपेंसेस उतने ही होते होंगे, एक्सपेंसेस कम होते होंगे उस टाइम पर, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा वॉर लड़ी है। मैं एक बात बता रहा था आपको, अगर आपको याद हो तो, 8th क्लास में मैं जब यूपी बोर्ड में पढ़ा करता था ना, तो हमें एक स्टेटमेंट हमारी टीचर लिखाया करती थी, मुझे आज तक याद है, और मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताई थी कि ना ऐसा बोला जाता था कि महारानी विक्टोरिया के राज में ना कभी अंधेरा नहीं होता। ऐसा क्यों बोला जाता था बेटा? उन्होंने 62 कंट्रीज के ऊपर रूल किया है। अगर एक जगह पर सनसेट हो भी रहा होता था ना एक देश में, तो किसी ना किसी देश में सनराइज जरूर हो रहा होता था। तो ऐसा बोला जाता था कि महारानी विक्टोरिया के राज में कभी अंधेरा ही नहीं होता। उन्होंने 62 कंट्रीज रूल की हैं, और ये सारा एक्सपेंस कहां से निकालते थे? एक कंट्री जीत ली, वहां का बीओटी किसी भी तरीके से फेवरेबल कर दिया, वही अपने देश में सारा सामान भेज भेज के फेवरेबल हो गया, जो कमाया दूसरी कंट्री पे रूल करना शुरू कर दिया, फिर 2 कंट्री से जो कमाया तीसरी पे, तीसरी के बाद चौथी पे, ऐसे उन्होंने रूल किया। तो भाई अगर सरप्लस ट्रेड था भी इंडिया में, तो इंडिया के भले के लिए तो क्या ही था, करा तो तुमने अपना ही भला सिर्फ। समझ में आई बेटा बात? और एक और बात आती है, मोनोपोली कंट्रोल। सर मोनोपोली कंट्रोल था कि नहीं था बेटा? इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर पूरे तरीके से मोनोपोली कंट्रोल ब्रिटेन का था। मोर देन 50% ऑफ द ट्रेड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिटेन। बेटा 50% से भी ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन से होता था। कुछ छोटी मोटी नाम आए हैं बेटा, श्रीलंका और इराक से हमारा छोटा मोटा ट्रेड था बस, तो इन्होंने चलने दिया, बाकी तो कुछ भी चलने नहीं दिया। फर्दर एक और बात आती है बेटा, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल फर्दर इंटेंसिफाइड द ट्रेड टुवर्ड्स ब्रिटेन। बेटा स्विस कैनल ओपन हो जाने से भी ट्रेड ब्रिटेन की तरफ बहुत बढ़ा। बेटा ईयर याद रखना है, स्विस कैनल कब ओपन हुई थी बेटा? इन द ईयर 1869, ठीक है ना। स्विस कैनल है क्या, ये एक बार क्लियर कर देते हैं। तो बेटा वर्ल्ड मैप इतना क्लियर नहीं है, हो रहा होगा आपको, लेकिन टेंशन नहीं है। ये बेटा ब्रिटेन है और ये रहा इंडिया, मुंबई पोर्ट। होता क्या था बेटा, पहले इनको ये पूरा, अरे यार एक सेकंड, हाँ बेटा पहले इनको क्या होता था, पूरा अफ्रीका घूम के आना पड़ता था मुंबई तक। अब सर किलोमीटर्स देख लो, 19800 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, इतना ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता होगा, ये भी सोच कर देखो। लेकिन इन्होंने क्या करा, एक आर्टिफिशियल कैनल ओपन कर दी बेटा यहाँ पर, जिसकी वजह से इनका बहुत टाइम बचने लगा, अफ्रीका पार करने की जरूरत नहीं होती थी, लगभग डिस्टेंस भी आता हो गया, लगभग आता हो गया, 60% तो हो ही गया बेटा। 11,600 किलोमीटर होगा, कहां 20,000 किलोमीटर के अप्रोक्स था। तो बेटा इसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन से होने लगा हमारा। समझ में आ रही है बेटा बात? सर डायग्राम हमें याद नहीं रखना, लेकिन अगर दिमाग में अगर छवि रह जाए तो बहुत अच्छी बात, लिखना और आसान हो जाता है थोड़ा सा। समझ में आया बेटा फॉरेन ट्रेड क्या है, क्या थे हालात फॉरेन ट्रेड के? बढ़ जाए आगे।
चलो जी बेटा, मैं नोट से कंफर्म सभी चीजें करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना बेटा। डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ना शुरू करेंगे। ये 2 से 2.5 पैराग्राफ का एक टॉपिक है, छोटा सा, फटाफट से पढ़ना शुरू करना। तो बात करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बाबू शुरू मैं बता देता हूँ, ये टॉपिक बेटा पूरा स्टैट्स है, स्टैट्स रहेंगे दिमाग में याद तो ये लिख सकते हो, वरना टॉपिक ही नहीं लिख सकते आप। सबसे पहला स्टैट्स आया बेटा शुरू होते ही कि फर्स्ट टाइम इंडिया में सेंसस कब इकट्ठे हुए, कलेक्ट कब किए गए, 1881। आपको बता देता हूं, इस ईयर से लेकर हर 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद सेंसस आते हैं। 1891, 1911, 1921, ऐसे ही बेटा 2001, 2011, 2021। 2021 में आने थे, डिले हुए कोविड की वजह से, ठीक है ना। सेंसस तब से चले आ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। 1881 में पहला सेंसस इकट्ठा हुआ, और इसके बाद बेटा एक ईयर है 1921, जिसको बोला गया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। मैंने नोट्स में भी लिखवाया हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसके बाद बेटा इंडिया की पॉपुलेशन कभी नहीं गिरी बेटा। 1881 में जितनी थी, 1891 में गिरी थी पॉपुलेशन, 1901 में फिर थोड़ी सी बढ़ी, 1911 में फिर गिर गई, लेकिन 1921 इंडिया में एक ऐसा ईयर आया जिसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी नहीं गिरी, हर चीज में नंबर बने हम, ठीक है ना बेटा। बाबू इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है जी, याद रखना है। फर्स्ट सेंसस कब इकट्ठा हुआ और 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। दो तो बातें हो गई स्टैट्स की, ठीक है जी। इसके अलावा आपने पढ़ा क्या इसमें बाबू? डेमोग्राफिक प्रोफाइल या इंडिकेटर में पढ़ा क्या? रुक जाओ बेटा, सबसे पहले आपने पढ़ा लिटरेसी रेट। अगेन बेटा मैं बोल रहा हूं, स्टैट्स के बिना कुछ नहीं है बेटा। लिटरेसी रेट के हालात कितने थे बेटा? ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना था? 16%, एंड फीमेल लिटरेसी रेट वाज वर्स्ट, इट इज लेस देन 7%। बेटा यही हालात थे, और अगर कुछ बुराई करनी हो तो बेटा एक वर्ड उठा देना और बुराई कर देना पूरी, जेंडर वाइसनेस। बेटा टोटली इंडिकेट जेंडर वाइसनेस, मतलब मेल्स को एजुकेशन की फैसिलिटी आप ज्यादा दे रहे हो और फीमेल्स को बिल्कुल नहीं दे रहे हो। जब ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% है, पहली बात तो वही वर्स्ट है, लेकिन फीमेल लिटरेसी रेट वाज, ये तो क्या ही बोलो, मोर देन वर्स्ट, 7%। तो जेंडर वाइसनेस नहीं हुई। समझ में आ रही है बेटा बात? स्टैट्स के ऊपर है पूरा टॉपिक। फिर बेटा बात आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। बेटा पहले तो इन्फेंट का मतलब समझने की जरूरत है आपको। बेटा इन्फेंट का मतलब ना हर जगह पर अलग अलग है दुनिया में, इसलिए बेटा मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एयर रूट से ट्रेवल कर रहे हो, वहां इन्फेंट का मतलब होता है 3 साल का बच्चा, ठीक है जी। मेरे को और अंदाजा नहीं है, किसी एक ट्रांसपोर्ट में 2 साल के बच्चे को इन्फेंट कहा गया है, लेकिन यहां पर बता देता हूं, यहां इन्फेंट का मतलब है 1 साल का बच्चा, ठीक है जी। इन्फेंट का मतलब यहाँ 1 साल का बच्चा है। सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 218 पर 1000, यानी कि हर 1000 में से 218 बच्चे मर जाते थे, 1 साल की एज क्रॉस नहीं होती थी। ये ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हालात थे। प्रेजेंटली काफी कम हो चुका है, फिर भी जीरो तो नहीं होगा, इट इज 33 पर 1000, ठीक है ना। और बेटा ये इतना हाई था, क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, ठीक है जी। ये जेंडर वाइसनेस, ये पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आती है बेटा। थर्ड वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और आया था पूरा स्टार्ट आया था, अगर आपने ढंग से देखा हो बेटा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम पर 32 ईयर्स थी, एवरेजली लोग 32 साल जीते थे। सर ठीक है ना, आपने अपने आसपास देखा होगा लोग ऐसा बोलते हैं ये तो पुराना घी है, पुराना चावल है, 100 साल जीते हैं ये लोग, पुराने लोग। सर मिथ है आपका। सर जो जीते थे बस वही जीते थे। उस टाइम पर एक नॉर्मल सा फीवर, एक नॉर्मल सा चिकन पॉक्स भी डेडली डिजीज थी, बचा नहीं पाता था कोई आदमी को, ठीक है ना सर। तो बहुत खराब हेल्थ केयर फैसिलिटी थी, कुछ ही लोग जीते थे जो जी जाते थे बेटा।
ठीक है ना, छोटी मोटी डिजीज डेडली डिजीज होती थी उस टाइम पर। ठीक है जी सर, आज की तारीख में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर 69 ईयर्स हो चुकी है। वैसे मेरे को ना 68.3 मैंने एक और जगह एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, अगर एक्सैक्ट लिखना हो तो ये तो राउंड ऑफ किया हुआ है। ठीक है जी, एक और बात जो एनसीईआरटी ने लिखती है मुझे चर्चा करनी है, अगेन ये भी बेटा पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी को इंडिकेट करता है। अच्छा, आज की तारीख में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस देश के मैंने बताया था आपको? जापान, 93 ईयर्स। ठीक है जी, ओके बात, बढ़ना है आगे बेटा। एक और बात जिस पे मुझे चर्चा करनी है वो है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जिसपे एनसीईआरटी नहीं लिखती स्टैट। बेटा बर्थ रेट उस टाइम पर था 48 पर 1000 और डेथ रेट था बेटा 40 पर 1000। सुन लो बेटा 2 मिनट मेरी बात को। तो बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। मैं हालात बता देता हूं बेटा, देखो अगर बर्थ रेट ज्यादा हो और डेथ रेट भी ज्यादा हो तो बेटा ऐसी कंट्रीज को ना एक थर्ड नंबर की कैटेगरी देते हैं हम। ठीक है ना, आज इंडिया के हालात क्या है बाबू? बर्थ रेट तो अभी भी नहीं रुक रहा, बर्थ रेट अभी भी ज्यादा है, पर हाँ डेथ रेट कम हो चुका है क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटीज थोड़ी अच्छी हुई है इंडिया में। ठीक है ना, ये ऐसी कंट्रीज आती है कैटेगरी नंबर 2 में। और जिन कंट्री में बेटा बर्थ रेट भी कम हो डेथ रेट भी कम हो, यानी कि लोग थोड़े ज्यादा एजुकेटेड भी हो और हेल्थ केयर फैसिलिटी भी बड़ी इफेक्टिव हो, बेटा ऐसी कंट्रीज आती है रैंक 1 पर। तो इंडिया बेटा अगर उस टाइम के हालात देखो आप, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के हालात देखो, तो हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कहीं मतलब कैटेगरी नंबर 3। और अगर अब तक की डेवलपमेंट देखो, पिछले 70 साल की डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इतनी हुई है हम कैटेगरी नंबर 2 पर आ चुके हैं। ठीक है जी, कि बर्थ रेट तो भी इंडिया में रुकता नहीं है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, पर हाँ डेथ रेट जरूर कम हो गया। क्लियर है बात? नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, पेपर में लिखकर नहीं आना, ये आपकी समझ के लिए। ठीक है, पेपर में तो स्टैट्स ही काम आएंगे आपको। ठीक है जी, वो 2 टॉपिक डन, 2 छोटे टॉपिक और बचते हैं जो हमने आज ही खत्म कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, चलो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को 5 मिनट के लिए रोक सकते हैं क्या? 5 मिनट रोक देते हैं, पहले हम ना इंफ्रा कर लेते हैं, क्योंकि इंफ्रा में मेरे पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा होगा नहीं। बेटा काम करेंगे इसमें ना, बस 1.5 से 2 पैराग्राफ ही पढ़ेंगे, वैसे है इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने को। ठीक है ना, 1.5 से 2 पैराग्राफ में मेरा काम हो जाएगा। पढ़ना शुरू करना फटाफट से। कर देना, उसके बाद मैं जो बताऊंगा वो पढ़। ये पैराग्राफ पूरा कर दो पहले, उसके बाद ये ईयर भूलना नहीं है, पढ़ना ये ईयर क्या है। रेलवे फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में? 1850। गूगल करोगे तो स्टैट अलग आएगा, लेकिन हम एनसीईआरटी लिखेंगे, नंबर उसके मिलेंगे आपको। ठीक है जी, दूसरी बात बेटा, ये रेलवे इंट्रोड्यूस होने का ईयर है, इंडिया में फर्स्ट रेलवे ब्रिज बनने का ईयर नहीं है। पेपर कई बार आपसे पूछता है कि फर्स्ट रेलवे ब्रिज कब बना, बच्चे लिखाते हैं 1850। देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, हर वर्ड की अहमियत है एनसीईआरटी की। बॉम्बे से थाने को लिंक करता हुआ पहला रेलवे ब्रिज बना था, कब बना था? 1854। ठीक है जी, बस इतने ही स्टार्ट याद करने हैं, बाकी ऑक्यूपेशनल सॉरी बाकी मेरे को इंफ्रा पे कुछ नहीं बोलना, मैं सामने देखना। तो जितना आपने पढ़ा उसमें से ही बातें बोल रहा हूं, मेरी तरफ देखना, मैं आसान कर रहा हूं बहुत ज्यादा। मेरे को 4 ही बातें इंफ्रा पे लिखनी है बेटा। रोड्स डेवलप हुई, रोड्स वर डेवलप टू ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल टू द ports and to transport the finished goods from ports। बेटा रोड सिर्फ इसलिए डेवलप करी ब्रिटिशर्स ने कि किसी भी तरीके से रॉ मटेरियल को पोर्ट तक पहुंचा दो, फिनिश गुड्स को पोर्ट से उठवा लो बस। ठीक है ना बेटा, उन्होंने पोर्ट्स भी डेवलप करे। पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट द अगेन रॉ मटेरियल टू द ब्रिटेन एंड इंपोर्ट द
फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। बेटा रेलवेज भी उन्होंने डेवलप करी, वो भी अपने फायदे के लिए। रेलवेज वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल टू द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया, कि अपना सामान एक एक घर में पहुंचा दो, छोड़ना नहीं है उनको, तो पूरी मार्केट कवर करनी थी। एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप्ड टू इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। बेटा उन्होंने पोस्ट ऑफिस डेवलप करे, उन्होंने बेटा पोस्ट का डेवलपमेंट करा, पर क्या आपकी भलाई के लिए कि आप चिट्ठियां लिख सको दूसरों को? नहीं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके। अगर बॉम्बे में बैठा हुआ है उनका कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, को दिल्ली में बैठा हुआ है, तो कम्युनिकेशन उनका आसान हो सके, कि कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ब्रिटेन से मैसेज है, आपको ये पॉलिसी लगानी है। उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अच्छी करने के लिए पोस्ट डेवलप करी, आपके लिए कुछ नहीं किया। तो बेटा ये है चार बातें इंफ्रा की, सब कुछ अपने फायदे के लिए। सिंपल है, इजी है, ये तो ऐसे ही याद हो गया होगा। ठीक है, सिर्फ एक चर्चा रहती है मेरी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और चैप्टर फिनिश। सर अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा तेज चल रहा हूं तो बता देना, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि मतलब मैंने भगाया किसी भी तरीके से, और जिसपे जरूरी है मैं टाइम लगा रहा हूं उस पर पढ़ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आज कुछ घर नहीं आया? अच्छा, वो बस आराम से पढ़ते चलो। डन, लो जी, एक सेकेंड, ये पोर्शन इतना ही है। लो बेटा सामने देखो, आखिरी चर्चा मैं अपना एनालिसिस कर देता हूं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर और इंडस्ट्रीज। बेटा कितनी वर्कफोर्स कितने कौन से सेक्टर में काम करते हैं, और अगर आपने पढ़ा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कितनी कितनी वर्कफोर्स लगी हुई है। बेटा प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा टर्शरी या सर्विस सेक्टर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही बात है। बेटा इन्होंने वर्कफोर्स बताई, एनसीईआरटी के स्टैट याद रखने हैं, 70 to 75% एग्जैक्ट नहीं इन्होंने बताया। मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 10%, टर्शरी में 15 to 20%। ठीक है जी, यही बताना है इन्होंने स्टार्ट, ऐसे ही बताया स्टार्ट। सर थोड़ा सा एनालिसिस हम अपना करेंगे, एनसीईआरटी में इसके ऊपर कुछ खास नहीं दिया। बाबू सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जैसे भी लिखा हुआ है ये अनबैलेंस्ड लग रहा है कि नहीं? या बैलेंस लग रहा है? पूरा का पूरा अनबैलेंस है कि नहीं है? बिल्कुल अनबैलेंस है। बेटा ग्रोथ इज सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। बेटा आप तभी तो कहोगे ना यार बैलेंस ग्रोथ कर रहे हैं जब सारे सेक्टर बराबर डेवलप करें। चलो ऐसा भी कर लो कि 35% प्राइमरी सेक्टर है, 40% ये 35% टर्शियरी सेक्टर, मैं फिर भी कह दूंगा कि बैलेंस है, आसपास है, लगभग बराबर बराबर डेवलप हुए सारे सेक्टर। ऐसा नहीं, चलो ऐसा कर लो 30 है ये 40 है ये 30 है, तो कह लो चलो एक सेकंड, ये मैंने थोड़ा स्टार्ट में गड़बड़ कर दी कि हाँ तब भी मैं कह दूंगा जी बैलेंस है, कुछ ना कुछ तो बैलेंस करने की कोशिश करी आपने। बेटा लेकिन ये कहां से बैलेंस है? अनबैलेंस ग्रोथ थी क्या नहीं थी इंडिया की? ये तो मान सकते हो आप, ठीक है ना। कब कहेंगे बैलेंस ग्रोथ है? व्हेन ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड, जब सारे सेक्टर बराबर डेवलप होंगे तो कह सकते हैं बेटा कि बैलेंस ग्रोथ है। सबसे पहले तो अनबैलेंस ग्रोथ, ठीक है जी। अगर कभी पेपर में लिखने वाले फर्स्ट हेडिंग तो यही। सेकंड हेडिंग, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, विदाउट अ डाउट। कोई डाउट है? हेडिंग बन सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। लेकिन सर एक बात है, ठीक है एग्रीकल्चर आपका मेन ऑक्यूपेशन था, पर आपने बेटा डेवलप्ड कंट्री से कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा।
बेटा डेवलप्ड कंट्रीज ना यहाँ कभी फोकस नहीं करती। डेवलप्ड कंट्रीज का फोकस हमेशा सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा है। अगर आपने मेन बात ज्वाइन किया, कम से कम मैंने 20 बार बोली होगी ये बात। सर कोई डेवलप्ड कंट्रीज है ना यहाँ फोकस नहीं करती, सबने यही फोकस किया है। आप मानोगे नहीं बेटा, अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, चाइना को इंडिपेंडेंस हमारे से 2 साल बाद मिली है। हमें 1947, उनको 1949, लेकिन उसने इंडिपेंडेंस मिलते ही यहाँ फोकस करना शुरू कर दिया था। उसने वो एक्सपीरियंस यूज करा जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का एक्सपीरियंस था। सारा का सारा फोकस यहाँ पर लगा दिया उसने सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और बेटा वो एक मतलब कोई कहे कि नहीं कहे बेटा, एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना सर। 16-17 ट्रिलियन प्रोडक्शन है, मजाक बात है। 16-17 ट्रिलियन जीडीपी है हमारा, अब जाके 4 ट्रिलियन हुआ है। इट इज नॉट अ जोक, ये उसके फोकस की वजह है, ठीक है ना। आपको बता देता हूं बेटा, इंग्लैंड में, यूएसए में प्राइमरी सेक्टर सिर्फ 2% वर्कफोर्स लगी हुई है, जस्ट 2%। जापान में 12%, और हमारे यहां देख लो फोकस सिर्फ प्राइमरी सेक्टर, बाहर ही नहीं निकलना चाहते। मैंने आपको उस दिन भी कहा था बेटा, बुराई कुछ नहीं होती, पर अगर आप प्राइमरी सेक्टर में लगे रहोगे तो बेटा डेवलप नहीं हो सकते, ऐसा एक्सपीरियंस बोलता है डेवलप्ड नेशंस का, ठीक है ना जी। और बेटा अगर मैं बात करूं सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर वाज एट अ इन्फेंट स्टेज। बेटा हमारा सेकेंडरी सेक्टर भी देख लो, टर्शियरी सेक्टर भी देख लो, इन्फेंट स्टेज पे था उस टाइम पर। मतलब अभी तो बच्चा, अभी तो जन्म ही ले रहा है ये सेक्टर। क्या यार, कुछ पॉपुलेशन ही नहीं लगी हुई, ठीक है ना। यूएसए में 32% पीपल एंगेज्ड थे इस टाइम पर। बेटा इंग्लैंड में 42%, जापान में 38% सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज थे, जब हमारे 10% एंगेज थे। तो इनका शुरू से फोकस था, तो ये डेवलप्ड भी हो गए बहुत जल्दी जल्दी। हम आज तक डेवलपिंग नेशन ही, क्योंकि हमने कभी फोकस ही नहीं किया इसको। क्लियर है बेटा बात? एनालिसिस समझ में आया सारा? अभी आपने क्या करना है, नोट से बैठकर ये चारों टॉपिक कंफर्म करने हैं, ज्यादा नहीं, कुछ 5-7 मिनट ही लगेंगे पढ़ने में। कोई भी प्रॉब्लम आए पूछ लो। आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।